रीबर्थ ऑफ पावरफुल मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 14। वही नित्य की नज़र स्नेहा ले ही थी। उसने उसकी आंखों में अपने परिवार के लिए खतरनाक इरादे देखा था। नित्य के होठों पे भी एक एविल स्माइल आ गई। वो खुद से बोली, जो तुम सोच रही ना वो कभी पूरा नहीं होगा। अगर कोई बर्बाद होगा तो वो तुम होगी ना कि मैं और मेरा परिवार। तभी एक बार फिर से उस रूम का डोर खुला। वही डोर खुलने की स्नेहा ने आंखों में चमक लिए ऊपर देखा। अब आगे दूसरी तरफ एक अंधेरे रूम में एक आदमी घुटन के बल बैठा जोर जोर से रो रहा था, चिल्ला था। उसके हाथों में एक औरत की तस्वीर थी। वो उस तस्वीर को देखने लगा। अचानक ही उसकी आंखों के सामने एक सीन आया। अभी मुझे से वादा करो, तुम हमारी बेटी, हमारे प्यार की निशानी को मेरे बाद बहुत प्यार दोगे। तुम कभी भी उसको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दोगे। वादा करो तुम मेरी बेटी का ख्याल रखो और उसे कभी भी एक माँ को की कमी खेलने नहीं दोगे। वादा करो मुझे अभी। मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी हमारी बेटी की आंखों में आंसू नहीं दूंगा। उसकी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। उसको हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगा। उसको मैं कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस ये कहते ही उस औरत के होठों पे एक मुस्कान आ गई और उसका हाथ उस इंसान से हाथों से छूट हॉस्पिटल के बेड पे गिर गया, जिसके साथ उस आदमी की आंखों से भी एक कतरा आंसू बह गया। ये सब सोचते हुए उस इंसान ने, जो कोई और नहीं बल्कि अभिनव ठाकुर था, उसने अपने पास पड़े सभी सामान को एक बार फिर तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। वो बस एक ही बात चिल्ला रहा था, मैंने अपना वादा तोड़ दिया। मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया था, नहीं एक अच्छा पति बन पाया। मैं जीने के लायक नहीं हूँ। मैंने अपनी उस बेटी को दुख दिया जिसे मैं हर दुख से दूर रखना चाहता था। मैं कभी खुद को माफ नहीं करूंगा। ऐसी चिल्लाते हुए वो सभी चीज को यहाँ वहाँ फेंक रहा था। उनके हाथ और पैर से अब तक खून रिसने लगा था। तभी डोर पे नॉक हुआ। उन्होंने ने आवाज सुन खुद को संभाल डोर की तरफ चलने लगे। उनके इस वक्त जमीन पड़े कांच और फ्लावर वास के टुकड़े उनके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन उन्हें देख लग नहीं रहा था कि उन्हें जरा भी फर्क पड़ रहा था। वो उसी हाल में अपने रूम के गेट को ओपन करते हैं। सामने खड़ा उनका असिस्टेंट जैसे ही ख्वाब बोलने वाला था। अपने बॉस को देख वो हैरान हो गया, लेकिन फिर जल्दी ही परेशान भी हो गया था। वो अभिनव जी को देखते हुए बोला, बॉस ये आपने अपनी कैसी हालत बना ली है। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। आपके पैर और हाथ से बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा है। उसकी बात सुन अभिनव जी थोड़ा हंसते हुए बोले, ये खून ये दर्द कुछ नहीं है मेरे लिए। मेरी वजह से मेरी बेटी ने आज मुझे पहचाने से मना कर दिया है। उसकी आंखों में मुझे अपने लिए प्यार की जगह नफरत दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू था जो कि सिर्फ मेरी वजह से उसकी आंखों में आया था। काश मैंने पहले उस पर ध्यान दिया होता। काश मैं खुद को पहले ही संभल पाता। काश मैं उससे रोज बात करता तो शायद आज ये सब नहीं होता। आज मेरी बेटी मुझे गैरों जैसा ट्रीट नहीं करती। फिलहाल ये सब बात छोड़ो और ये बातों की मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो हुआ क्या। उनकी बात सुन उनका असिस्टेंट उनके सामने एक फाइल करते हुए बोला, यस बॉस हो गया है और ये रही फाइल। ये बोल वो फाइल अभिनव के हाथों में देकर वो से चला जाता है। वही अभिनव भी उस फाइल को लेकर फिर से रूम में आ जाते हैं और दूर लॉक कर एक दीवार से टिक जमीन पे बैठ फाइल पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो फाइल पढ़ रहे थे वैसे वैसे उनकी आंखों में गुस्सा, दर्द और अब तक आंसू आ चुका था। वो इस फाइल को दूर फेंकते हुए बोले, ये तुम दोनों ने सही नहीं किया। इसका हर्जाना अब तुम्हें भरना होगा। ये मेरा अभिनव ठाकुर का वादा है खुद से। इसके साथ ही वो वही तस्वीर एक फिर से उठा बेड पे आधे लेट जाते हैं। उनकी आंखों में उस वक्त इतना ज्यादा नमी छा चुकी थी कि उन्हें वो तस्वीर भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। इधर दूसरी तरफ स्नेहा ने जैसे ही डोर खुलने की आवाज सुनी उसके चेहरे पे एक चमक आ गई। उसने जल्दी से अपना सर उठा ऊपर देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया था, क्योंकि सामने शान खड़ा उसके हाथ में एक फ्लावर बुके थे। वो उससे लेकर स्नेहा के पास आते हुए बोला, स्नेहू कांग्रेट्स, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिर तुमने डिजाइनिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जो जीता है। उसकी बात सुन स्नेहा अपना सर हिला देती है, लेकिन उनके चेहरे के एक सर थोड़े बिगड़े हुए थे। तभी राधिका जी स्नेहा को देख बोली, बेटा ये कौन है, क्या है, तुम्हारा कोई दोस्त है। उनकी बात सुन स्नेहा ने सभी की तरफ एक नज़र देख। इस वक्त सबको नज़र स्नेहा के ही टिकी हुई थी। स्नेहा ने राधिका जी को जैसे ही कुछ कहने को हुई उसे पहले ही शान बोल पड़ा, बिल्कुल नहीं आंटी, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनकी बात सुन राधिका जी स्नेहा की तरफ देखने लगी तो स्नेहा भी जल्दी से अपने अंदर के गुस्से को संभाल बोली, हाँ माँ ये सच है, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। स्नेहा की बात सुन ऋषभ जी बोले, ठीक है बेटा, लेकिन तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई। उनकी बात सुन स्नेहा थोड़ा शर्माते हुए बोली, डैड में ये बात आप लोगों को बहुत जल्द बताने वाली थी, लेकिन अपने एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट के बाद, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा।
स्नेहा की एक्टिंग देख ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में शर्मा थी। उसका चेहरा इस वक्त शर्म की लाली से लाल हुआ था, लेकिन ये बात सिर्फ परिवार वाले को लग रहा था, जबकि नित्य जानती थी स्नेहा का चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल है। तभी स्नेहा अपने चेहरे के एक्सप्रेस को कंट्रोल करते हुए नित्य से सवाल किया, नित्य मोक्ष जी कब आने वाले हैं? अब तो डिनर भी स्टार्ट हो चुका है। उसकी बात सुन नित्य के होंठ तिरछे हो गए। वो अपने पानी ग्लास को उठते हुए बोली, मोक्ष नहीं आने वाला है, उसको आज ऑफिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, जिस वजह से वो इस काम को फिनिश करने में लगा। कल उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह जाना है। तो उसकी बात स्नेहा का खून खोल गया। आखिर उसकी इस सेलिब्रेशन से ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है मोक्ष के लिए? शायद इस वक्त आने भूल चुकी थी वो जो सोच रही है कि मोक्ष उसके लिए इस सेलिब्रेशन में आएगा। टैब ये उसकी गलत फहमी है, क्योंकि मोक्ष के लिए स्नेहा बस एक वो लड़की है जो कि लड़कों को रोज रात को ऐसे चेंज करती है जैसे इंसान कपड़े, जिस वजह मोक्ष की नज़र में एक कचरे से ज्यादा नहीं है, फिर चाहे वो कितना भी अच्छा बनाने की कोशिश क्यों ना करे। स्नेहा अपनी सोच बाहर आते हुए थोड़ा उदास होते हुए बोली, लेकिन आज मेरे लिए इतना बड़ा दिन है और देखो न सब लोग यहाँ हैं, यहाँ तक कि मेरा बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन नित्य के साथ मोक्ष जी नहीं है। अब जब वो नित्य का फियांसे है तो उन्हें ऐसी फैमिली गेट टुगेदर में आना चाहिए। उसकी बात सुन नित्य अपनी को आंखों को रोल करते हुए बोली, वो मेरा फियांसे से पहले एक बिजनेसमैन है तो उसे अपने काम पे भी ध्यान देना चाहिए, इसलिए उसने मॉम डैड को भी फोन कर दिया था। स्नेहा ने गुस्से से हाथ की मुट्ठी बना लेती है, लेकिन वो अपने चेहरे पे अभी भी मासूमियत बरकरार थी। वही आर्यन ने स्नेहा की तरफ देखने लगा। स्नेहा बचपन से ही मोक्ष को पसंद करती, ये बात वो अच्छे से जानता था, लेकिन उसे ये भी पता था कि मोक्ष ने कभी भी उसे पसंद नहीं किया है। उसे अब स्नेहा के लिए बुरा लग रहा था। उसने शान की तरफ देखा तो उसका चेहरा सख्त हो गया, उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा था। उसका ऑरा एक दिन से ठंडा और डेंजरस होने लगा, क्योंकि जिस वक्त शान की नज़र नित्य को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी, उसको आंखों में आर्यन नित्य के लिए लस्ट साफ देख पा रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी उसकी आंखों को उसके शरीर से अलग कर दे, लेकिन वो अभी शांत रहा, ये सोचकर कि वो गलत सोच रहा होगा। इस वक्त अगर कोई वहां शांति और खुशी से बैठकर डिनर कर रहे थे तो सिर्फ नित्य, राधिका जी और ऋषभ थे। बाकी सब लोग एक दूसरे को नफरत, जलन, गुस्से जैसे भावना से घिर रहे थे। तभी नित्य का फोन बजा तो इस बार सभी की नज़र नित्य पे चली गई, जिसका नज़र पानी फोन था। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो बस एक तक अपने फोन को देख रही थी। नित्य फोन उठा रूम से बाहर जाने वाली थी कि तभी राधिका जी बोली, बेटा फोन यही पिक कर लो। उनकी बात सुन नित्य ने अपना सर हिला दिया और कॉल पिक कर लिया। तभी दूसरी साइड से किसी की चहकती हुई आवाज आई, मॉम क्या कल आप और डैड आ रहे हैं? इस वक्त उस रूम में उतनी शांति थी कि सबने इस आवाज को सुन था, जिसे सुन सब लोग नित्य की तरफ देखने लगे। वो सभी लोग शोक में थे, लेकिन नित्य के चेहरे पे एक प्यारी स्माइल देख सब लोग उसने खो गई। इस बार तो स्नेहा भी इसकी स्माइल में खो गई थी। सब लोग इस वक्त शोक में बैठे हुए थे, वहीं स्नेहा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने जल्दी से अपना फोन ओपन कर उसमें कुछ किया और नित्य की तरफ देख एक एविल स्माइल करने लगी। नित्य को इस बात से कि फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन क्या सोच रहा, क्या कर रहा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना फोन स्पीकर पे कर दिया और अपने डिनर को कंटिन्यू करने लगी। वैसे भी कभी न कभी परिवार वाले को पलक के बारे में पता चलना ही था, तो वो कभी आज क्यों नहीं हो सकता था। इस वक्त उसकी पहली प्रायोरिटी उसकी बेटी पलक थी। नित्य अपने हाथ के स्पून में घूमते हुए ही जवाब दिया, हाँ बच्चा, कल मैं और डैड आ रहे हैं तुमसे मिलने, साथ ही तुम्हारे स्पेस डे के लिए ही तो डैड आज ही अपना सर्वर खत्म कर रहे हैं, ताकि कल वो मेरे और आपके साथ टाइम स्पेंड कर सके। दूसरी तरफ से पलक को चहकती हुई आवाज आई, सच में मॉम, कल आप और डैड दोनों मेरे साथ रहने वाले हो? क्या मामू भी आ रहे हैं मुझसे मिलने, क्योंकि वो बहुत दिन से यहाँ नहीं आए हैं, मुझे उनकी याद आ रही है। उसकी बात सुन नित्य के हाथ रुक गए, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से अपने हाथ चलते हुए बोली, बेबी मामू इस वक्त मुंबई से बाहर गए हैं, इसलिए वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपके वीर मामू राज मामू के साथ सेब अंशवंश आ रहे हैं ना। और रही बात मामू की, तो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए उन्होंने आपके लिए एडवांस में सब कुछ रेडी करके रखा है। नित्य की बात सुन पलक खुश होते हुए बोली, ग्रेट मॉम, मुझसे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा कि मामू मुझे कौन सा सरप्राइज देने वाले हैं। मॉम मॉम प्लीज बातो ना। उसकी बात सुन नित्य बोली, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी इस तरह जिद करने की वजह से तुम्हारे मामू का सरप्राइज खराब हो जाता है, जिस वजह से वो मुझे गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए इस बार मैं सरप्राइज के बारे में नहीं बताने वाली हूँ। अब जाओ सो जाओ, वरना मैं मामू को बोल दूंगी कि वो अपना सरप्राइज अपने तक ही रखने के लिए। उसकी बात सुन पलक वहां से गुस्से से बोली, मॉम आप कितनी खड़ूस हो, जाओ। पलक आपसे बात नहीं करेगी, देख लेना, मैं आपकी कंप्लेंट डैड से करूंगी।
पलक को बात सुन नित्य अपनी आंखें छोटी कर बोली, लगता है तुम्हारे डैड ने अभी तक तुम्हें बताया नहीं है कि मैंने उनके साथ क्या किया है, इसलिए तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। इस लड़की हिम्मत कैसे हुई उसे यही नित्य को इस तरह मोक्ष के नाम को धमकी देने की हूँ। वही सब लोग इस वक्त नित्य को देख रहे थे जिसके चेहरे पे कभी कोई एक्सप्रेशन इमोशन नहीं होता था। आज वो पे एक प्यारी सी और चिढ़ाने वाली स्माइल नजर आ रही थी। ऐसे कुछ देर की नोकझोंक के बाद नित्य फोन रख देती है। उसके फोन करते ही स्नेहा बोली, नित्य तुम्हारी बेटी भी है क्या? तुम्हारे साथ जॉब गलत हुआ है पस्त में मेरा मतलब। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई ताकि सबकी नज़र नित्य पे चली जाए और वो लोग उसे गलत समझने लगे कि नित्य को अब ब्रिंगंग अच्छी नहीं हुई है। लेकिन उसकी सोच से उलट आर्यन बोला, हाँ बच्चा बोलो, क्या तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है? मुझे बस इस बारे में बातों में उस इंसान का नमो निशान मिटा दूंगा दुनिया से। तभी स्नेहा इन बार फिर से बोली, अगर भाई ऐसा है तो नित्य ने उस बच्ची से ऐसा क्यों कहा कि वो कल उसके डैड के साथ उस बच्ची से मिलने जाने वाली है? उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वो उस बच्ची के डैड को बहुत पसंद करती है। उसकी बात सुन अब सबका ध्यान भी नित्य की तरफ चला गया था क्योंकि अब सभी को जाना था कि सच क्या है। तभी नित्य, जो कि स्नेहा बकवास कब से सुन रही थी, वो अपना सर ऊपर करके बोली, पहली बात, किसी के माँ या मॉम बोलने से कोई उस बच्चे का बायोलॉजिकल बेटी नहीं बन जाता है, ये बात तुम अच्छे से जानती हो स्नेहा। और दूसरी बात, वो बच्ची मेरी दोस्त की बेटी है पलक। उसके पेरेंट्स का डेथ एक एक्सीडेंट में कुछ साल पहले हुआ था और तब से मैं और सत्यम भाई उस बच्ची का ख्याल रख रहे हैं, इसलिए वो मुझे मॉम और भाई को मामू बोलती है। रही बात उसके डैड की, तो उसके डैड इस दुनिया में आने पहले ही जा चुके थे। हमने इतने साल से उसे बस झूठ बोला था कि उसके डैड बहुत बिजी इंसान है, इसलिए उन्हें मुंबई से बाहर रहना पड़ता है। उसकी बात सुन अब सबको सारी बात समझ आ चुकी थी। वही स्नेहा की हाथों की मोती काश गई, लेकिन खीर कुछ सोच एक शातिर मुस्कान के साथ बोली, लेकिन इस तुमने उस बच्ची से ऐसा क्यों कहा कि कल तुम उसके डैड के साथ जाने वाली हो? अब जब वो दुनिया में है ही नहीं तो तुम उसे किससे मिलने वाली हो? मोक्ष। जैसे ही उसने ये कहा, स्नेहा की बात उसके गले में अटक गई। वो नित्य की तरफ देखने लगी, उसके साथ साथ सभी लोग नित्य को देखने लगे। सबके चेहरे पे हैरानी साफ नजर आ रही थी। तभी राधिका जी बोली, क्या तुम मोक्ष से उस बच्ची को मिलवाने वाली हो? क्या मोक्ष उस बच्ची को एक्सेप्ट करेगा या कहीं वो तुम्हें गलत ना समझ ले? उनकी बात सुन नित्य बोली, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं मोक्ष सब कुछ अच्छे से बता दूंगी। वही उसकी बात सुन राधिका जी एक चैन की सांस लेती हैं। उन्हें बस नित्य इस बात की चिंता थी कहीं मोक्ष नित्य को गलत ना समझ ले। वही उन लोगों की बातों को सुन स्नेहा के होठों पे एक एविल स्माइल आ गई और खुद से ही बोली, अब मैं भी देखती हूँ कि मोक्ष कैसे तुमसे शादी करता है। जब उसे पता चलेगा कि तुम किसी और के बच्चे को माँ हो, फिर चाहे तुम खुद उसकी बायोलॉजिकल नहीं हो तो क्या हुआ? नित्य को अब रियलाइज हुआ कि मोक्ष ने कभी भी उससे सवाल नहीं किया कि पलक कौन है, कहाँ से आई है। इनफैक्ट जहाँ सब लोग उस पे शक करते, वही मोक्ष ने पलक को सामने से होकर डैड बोलने के लिए बोला था। इसलिए उसने सोच लिया था कि वो बहुत जल्द मोक्ष को पलक की आइडेंटिटी बात देगी। अब सब लोग एक दूसरे से बात करने लगे थे। तभी एक साथ सभी के फोन पे नोटिफिकेशन आए, जिसकी आवाज सुन सब लोग ने अपने फोन की तरफ देख फिर एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि एक साथ सभी के फोन पे इस तरह से नोटिफिकेट कैसे आया। इसलिए सबसे पहले राधिका जी ने अपना फोन ओपन किया तो उनके सामने उनकी एक फ्रेंड का मैसेज आया था जिसमें लिखा था, राधिका तुम कितनी लक्की हो, तुम्हारी बेटी स्नेही ने आज तो कमाल कर दिया है, पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ उसके चर्चे हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ मैसेज आर्यन और ऋषभ जी को भी आया था। सब लोग स्नेहा की तरफ देखने लगे जो अपना सर नीचे कर खाना खा रही थी। उसको देख ऐसा लग रहा जैसे उसको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। वही नित्य के होठों के कोने ऊपर की तरफ उठ गए थे। उसे पता था स्नेह क्या करने की कोशिश कर रही थी। नित्य अपने मन में बोली, जितना अच्छे बनाने का नाटक करना है कर को, जिस दिन बेदी परिवार बर्बादी का तमाशा खत्म होगा उस दिन से तुम्हारी भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरा बदला की आग में तुम सब जलोगे। जिसने मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ साजिश रची थी और उसने शुरुआत तुम्हारे मोहरों से होगी स्नेहा। इसके साथ ही वो स्नेहा को देख रही थी। उसके चेहरे और आंखों में की एक्सप्रेशन और इमोशन नजर नहीं आ रहे थे। तभी रिद्धि सिद्धि जो को कब वहां चुपचाप बैठी हुई थी, वो भी अपने फोन को देखने लगी। तभी सिद्धि बोली, स्नेहा तुम कितनी अच्छी हो, तुमने अपनी गलती मानी और उन बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल भी लेकर गई। तुमने इस बारे में किसी को बताया भी नहीं कि आज तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुम ठीक तो हो ना? उसकी बात सुन स्नेहा बोली, सिद्धि मुझे क्या होगा, वो मैं उस मॉम डैड से कॉल पे लगी हुई थी जिस वजह से मेरी कार से उन आंटी की टक्कर हो गई। मुझे अभी भी गुलाटी फील हो रहा कि मेरी वजह से उनके साथ ये सब कुछ है। एक अभी हॉस्पिटल में एडमिट है।
मैं तो उनके परिवार वाले को जानती भी नहीं हूँ। उसकी बात सुन ऋषभ जी बोले, स्नेहा बेटा आप चिंता मत करो, मैं उनके परिवार वाले को ढूंढने के लिए बोल देता हूँ और उन्हें उनकी हालत के बारे में बात दूंगा। उनकी बात सुन स्नेहा अपना सर हिला देती है। ऐसे ही बहुत सी बातों के साथ पूरी सिंघानिया परिवार अपना डिनर कंप्लीट करता है और वह से घर के लिए निकल जाते हैं। आज का दिन उनके लिए बहुत अच्छा था क्योंकि आज उन्हें नित्य की बेटी के बारे में पता चला था। साथ ही उन्होंने स्नेहा डिजाइनिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीतने की खुशी में एक अच्छा फैमिली मोमेंट शेयर किए थे। वही आर्यन के रह कर गुस्सा आ रहा था क्योंकि शान जब से वो आया था उसकी नज़र नित्य के ऊपर थी, जिसे देख आर्यन का दिल कर रहा था कि वो उस लड़के की आंखों को उसके शरीर से अलग कर दे, लेकिन आने उसे प्यार करती है इसलिए उस सोचा कि पहले वो स्नेहा से इस बारे में बात करेगा ताकि स्नेहा को शान की सच्चाई पता चल सके। आज जहां सबके चेहरे पे खुशी थी तो वही बेदी परिवार भी अपनी दुखों के पहाड़ के नीचे दबा हुआ था क्योंकि उनका बिजनेस धीरे धीरे लॉस में जा रहा था। साथ ही उनके बहुत से होटल पे कैसे होने लगा था और कोई दूसरी कॉर्पोरेशन भी उनका हेलो नहीं कर रही थी। महेश बेदी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनका अच्छा खासा चल रहा बिजनेस अचानक इतना खराब कैसे हो गया। तभी उनके फ़ोन के किसी का मैसेज आया। उन्होंने ने देख ये मैसेज किसी अननोन नंबर से आया है, इसलिए उन्होंने ने जल्दी से अपना होने ओपन कर उस मैसेज को पढ़ने लगे थे। जैसे जैसे वो मैसेज पर पढ़ रहे थे उनके चेहरे पे हैरानी भरे भाव आने लगे। कुछ ही पल में अब वो एक खुशी की चमक आ गई थी। अगली सुबह सिंघानिया पैलेस। आज का दिन बहुत बड़ा था। आज स्नेहा अपनी एक नई साजिश को अंजाम देने वाली थी। आज उसका और नित्य का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था। इस सभी फैमिली मेंबर हॉल में बैठे हुए थे और स्नेहा का रिजल्ट कर रहे थे। क्योंकि नित्य अभी सोई हुई थी इसलिए उन्होंने से सबसे पहले स्नेहा का रिजल्ट चेक करने का फैसला किया। इस वक्त स्नेहा रिद्धि सिद्धि एक सोफे के बैठे हुए थे। स्नेहा के लेप पे उसका लैपटॉप रखा हुआ था। वही राधिका जी और ऋषभ जी आज हॉस्पिटल गए थे क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल से फोन आया था। कल स्नेहा ने जिस औरत हॉस्पिटल में एडमिट किया वो खुद सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। जब ये बात राधिका जी और ऋषभ जी जो पता चला तो वो लोग सुबह ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे क्योंकि उन्हें डर था उस औरत को इस हरकत से कहीं उसका इल्जाम स्नेहा पर ना आ जाए, इसलिए वो सुबह सुबह ही निकल जाते हैं। आर्यन भी अपनी एक इम्पॉर्टेंट डील करने के लिए आज जल्दी घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। स्नेहा इस वक्त पहले रिद्धि सिद्धि के रिजल्ट को चेक कर रही थी। तभी रिद्धि खुश होते हुए बोली, यस यस मैंने इस बार के एग्जाम में 700 में से 640 स्कोर किए हैं। उसकी आवाज में बहुत खुशी थी। जल्दी से सिद्धि को गले लगते हुए बोली, सिद्धि मैंने 640 स्कोर किए हैं, मैं बहुत खुश हूँ, अब मुझे मेरे फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। उसकी बात सुन सिद्धि उसके पीठ पे हाथ रख बोली, मैं खुश हूँ और तुम देखना डैड और मॉम भी तुम्हारे रिजल्ट सुन के बहुत खुश होंगे। ये बोल वो स्नेहा के दूसरी साइड खड़ी हो गई। अब स्नेहा ने उसका भी रिजल्ट किया। उसको 645 मार्क्स आए जिन्हें देख उसके चेहरे पे ज्यादा कोई एक्सप्रेस नहीं आया था, लेकिन मुस्कान थी, वो भी खुश हो गई। लेकिन वो उस खुशी अभी अपने चेहरे ले शो में करती है क्योंकि इसे अभी स्नेहा का भी रिजल्ट देखना था। तभी उसके कान में स्नेहा और रिद्धि की आवाज आई जो बोल रही थी, सिद्धि कांग्रेटस बोलती है, जिसे सुन सिद्धि बस मुस्कुरा देती है। लेकिन जब वो देखती है कि स्नेहा अपना रिजल्ट चेक नहीं कर रही तो उसने सवाल किया, क्या हुआ स्नेहा, तुम अपना रिजल्ट चेक क्यों नहीं कर रही हो? उसकी बात सुन स्नेहा बोली, मैं अपना रिजल्ट नित्य के साथ चेक करूंगी। उसकी बात सुन सिद्धि मुंह बनाते हुए बोली, ये तुम क्या बोल रही हो स्नेहा, नित्य तो तुम्हारे बराबर नहीं होगी, वैसे ही उसका जैसा बैकग्राउंड वो पढ़ाई में ही अच्छी जी होगी। मैंने सुना है वो हमेशा से ही अपनी क्लास में लास्ट आती थी, उसका पढ़ाई में कभी ध्यान नहीं रहता था। इनफैक्ट उसने तो कभी कभी ज़्यादा स्कूल तक अटेंड नहीं किया होगा। और एक तुम हो जिसने हमेशा से ही अपने क्लास टॉप किया और हमारे परिवार का नाम बनाए रखा है। उसकी बात में हाँ मिलते हुए रिद्धि बोली, हाँ स्नेहा, सिद्धि बिल्कुल सही बोल रही है। उस बहन जी के लिए तुम क्यों इंतज़ार कर रही हो, वो तो तुम्हारे शूज क्लीन करने के बना भी नहीं है। वही स्नेहा नित्य के बारे ऐसी ऐसी बातें सुन खुश हो रही थी, लेकिन फिर अपने चेहरे के मासूमियत लाते हुए बोली, तुम दोनों ऐसा मत बोलो, मैं उस घर की गोद की हुई बेटी हूँ और नित्य इस घर की बायोलॉजी बेटी और हमारी बहन है, उसके बारे तुम्हें इस तरह नहीं बोलना चाहिए। वैसे भी मोक्ष भी उसे ही पसंद करता है, अगर उसे पता चला तो तुम नहीं जानती वो हमारे साथ क्या करेगा। वो तो नित्य के प्यार में पागल है, जरूर कोई रीजन होगा, तभी तो उमौनी के सामन क्रूल रहने वाला मोक्ष नित्य से इतना प्यार करता है। उसकी बात सुन सिद्धि थोड़ा गुस्से बोली,
मुझे तो लगता है मोक्ष सिर्फ नित्य की खूबसूरती पसंद है, इसलिए वो उसके साथ है। वो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा है। वैसे भी उसके अंदर ऐसी भी कोई खास खासियत नहीं है। देखना, जिस दिन उसका मन नित्य से भर जाएगा वो लौट कर तुम्हारे पास ही आएगा। आखिर तुम उसे बचपन से प्यार करती हो और तुम्हारी और अबू की सगाई बहुत पहले ही तय ही चुकी थी। अगर नित्य नहीं आती तो आज मोक्ष सिर्फ तुम्हारा होता। तभी पीछे से एक बहुत ही ठंडक देने वाली आवाज आई जो बोल रही थी, लगता है तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है। लोगों की जिंदगी में ताका जौकी करने के अलावा क्यों है न मिस सिद्धि सिंघानिया। उसकी बात सुन सभी की नज़र उस तरफ चली जाती है जहां से आवाज आई थी। सभी के बॉडी में एक डर भरी सिहरन दौड़ जाती है। उनके सामने इस वक्त नित्य खड़ी थी। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन था, उसकी आंखें बोल्डनेस भरी हुई थी। वही स्नेहा जो को अब तक सिद्धि के मुंह से अपने और मोक्ष की जोड़ी के बारे में सुन के मन ही मन मुस्कुरा रही थी, वो भी नित्य को देख खड़ी हो जाती है। नित्य ने इस वक्त एक ब्लैक ड्रेस पहने उनके सामने खड़ी थी। नित्य इस वक्त पूरी तरह से तैयार थी, जैसे वो कहीं जाने की तैयारी कर रही हो। नित्य को देखते ही उन तीनों की आंखों में जलन दिखाई देने लगा था, जिसे नित्य साफ देख सकती थी। नित्य बड़े ही आराम से चलते हुए उनकी तरफ आती है और उन तीनों के सामने खड़ी हो जाती है। उसको अपने सामने देख उन तीनों की आंखें बड़ी हो गई, आखिर ह्यूज भी, क्योंकि नहीं पास से नित्य को खूबसूरती और भी मनमोहक। उसका चेहरा छोटा गोल थी जिसपे इस वक्त कोल्ड मिस्ट छाई हुई थी। नित्य ने फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में बोली, क्या हुआ मिस रिद्धि सिंघानिया, क्या कहा था अपने कि मैं आपकी प्यारी स्नेहा की शूज बरोबर भी नहीं हूं ना? तो क्या अब आप दोनों मुझे बताने कष्ट करेगी कि मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम दोनों को मेरे लिए ऐसा लगता है? उसकी बात सुन दोनों सोच में पड़ जाती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी ठोस वजह नहीं मिलता है। उन दोनों की नज़र नित्य और जाती है जो कि उन्हें ही देख स्माइल कर रही थी। तभी रिद्धि बिना कुछ सोचे समझ बोली, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम है। अगर तुम उस घर में आती तो कितना अच्छा होता। तुम्हारी वजह से सब लोग स्नेहा को इग्नोर कर रहे हैं और सभी का ध्यान सिर्फ तुम पर है। तुम इतने साल से घर से बाहर थी तो तुम्हें अब वापस आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी वजह से आगे जाके सिंघानिया परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इतना बोल रिद्धि चुप हो जाती है। तभी सिद्धि उसकी बात कांटिंग करते हुए बोली, और तुमने तो स्नेहा से उसका प्यार भी छीन लिया है। स्नेहा बचपन से मोक्ष जी से प्यार करती थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मोक्ष ने उसे मन कर दिया। पता नहीं कौन सा जादू टोना किया है तुमने मोक्ष जी के ऊपर। जो इंसान कभी भी किसी लड़की को देखता नहीं, वो इंसान सिर्फ तुम्हारे पीछे पड़ा है। तुमने भी एक पल के लिए नहीं सोचा था कि जिस इंसान के साथ तुम घूम रही हो वो जिसका प्यार है। उसकी बात सुन नित्य ने अपनी ईटी रोल करते हुए बोली, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बात सुन, स्नेहा ने मोक्ष से प्यार किया था, पर क्या मोक्ष ने कभी भी स्नेहा से ठीक से बात भी की है या फिर उसकी तरफ देखा भी था? उसकी बात सुन रिद्धि सिद्धि को कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन स्नेहा का चेहरा कला पत गया। आखिर पड़ता भी क्यों न? नित्य ने इनडायरेक्टली उसको बहुत बड़ी बेइज्जती की। आखिर उसने सच ही कहा था। इनफैक्ट अभी भी मोक्ष ने उसका नंबर ब्लॉक कर रखा है, जिस वजह से वो अपना प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाई थी। वही रिद्धि सिद्धि अब इस बात को इग्नोर कर बोले, तो उसे क्या हुआ अगर मोक्ष ने कभी भी स्नेहा की तरफ देखा भी था? लेकिन अगर तुम नहीं आती तो वो अभी भी मोक्ष की मंगेतर होती है, तो उसे फर्क नहीं पड़ता। आखिर में उसकी सगाई स्नेहा से ही होती। उसकी बात सुन नित्य की एक हंसी छूट गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, अफसोस, लगता है तुम्हारी प्यारी बहन ने तुम्हें ये बताया नहीं। मोक्ष जिस दिन मुझसे मिलने सिंघानिया पैलेस आया था, असल में उसको उस वक्त पता भी नहीं था कि मैं हूँ कौन और कहाँ से आई हूँ। वो तो यहाँ स्नेहा के साथ ये सगाई तोड़ने आया था, क्यों है न स्नेहा? क्या तुमने ये बात रिद्धि सिद्धि को बताई नहीं? वो तो अपनी बात बोलने ही वाला था, लेकिन उसे पहले ही मॉम डैड को लगा कि वो मुझसे मिलने आया है। उसकी बात सुन स्नेहा का चेहरा लाल कला होने लगा था। आखिर नित्य उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही थी, जिस वजह से उसकी गुस्सा आ रहा था। वही रिद्धि सिद्धि की नज़रें हैरानी से भरी स्नेहा की तरफ चली गई, क्योंकि स्नेहा ने उन्हें हमेशा से ही कहा था कि मोक्ष और उसके बीच का रिलेशन अच्छा है। हालांकि उन दोनों ने कभी भी इस बात पे ज़्यादा भरोसा नहीं किया था, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें लगता था कि सिंघानिया परिवार और राठौड़ परिवार की दोस्ती की वजह से इन दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन कहानी में कि ऐसा ट्विस्ट आएगा, इसका उन लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं किया था। स्नेहा को उन लोग को नज़र जब खुद और महसूस हुई तो उसका दिल किया कि वो इन लोगों की आंखें निकाल दे, लेकिन फिर जैसे तैसे खुद के गुस्से पे काबू कर अपना चेहरा मासूम करते हुए बोली, तुम लोग बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हो? आज हमारा रिजल्ट आया है और तुम लोग बिना किसी रीजन के एक दूसरे से लड़ रहे हो। उसकी बात सुन उसके चेहरे की मासूमियत देख समृद्ध सिद्धि
को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उन्होंने फिर स्नेहा को देख गिल्टी फील करते हुए बोले, सॉरी स्नेहा, चलो तुम्हारा रिजल्ट देखते हैं। वैसे भी तुम्हें अपना मूड खराब करने की जरूरत नहीं है, तुमने बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया होगा जिसे अभी हमें सेलिब्रेट करना होगा। वैसे भी इस घर में सिर्फ तुम हो जो कि आगे जाकर सिंघानिया परिवार का नाम रोशन करेगी। फिर सबको अपने पता चल जाएगा कि कौन इस घर की बेटी होने के लायक है, ना कि कोई और। ये बोल वो मुंह टेढ़ा कर लेती है। वहीं नित्य उन लोगों को इग्नोर कर घर से निकल जाती है। ये देख स्नेहा की मुट्ठी कस जाती है, क्योंकि उसे लगा नित्य उस बार भी कुछ बोलेगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वैसे भी उसने नित्य की जो इन्फॉर्मेशन निकली थी उसने उसकी एजुकेशन के बारे में साफ मेंशन था कि नित्य के स्कूल और हाई स्कूल में कभी भी उसके ग्रेड अच्छे नहीं आए थे। इसलिए स्नेहा भी अब फ्री हो गई। उसने सोचा कि नित्य का मार्क्स पक्का उसे खराब आया होगा, इसलिए वो बिना कोई रिएक्शन दिए चली गई। दूसरी तरफ मोक्ष भी खुशी से नीचे आ रहा था। आज उसके चेहरे में हमेशा की तरह कोल्ड एक्सप्रेड नहीं था, बल्कि एक प्यारी स्माइल थी। उसके चेहरे की स्माइल देख सभी घर वालों की आंखें बड़ी हो गई थी। जब से मोक्ष की बड़ी बहन गायब हुई थी, मोक्ष एक अलग ही इंसान में बदल गया था। उसने हंसना बोलना ही छोड़ दिया था। आज उसने के होठों पे स्माइल थी। ये देख दादाजी और दादी माँ की आंखें थोड़ी नम हो गई। आखिर वो लोग कब से अपने प्यारे पीते को एक पठार दिल इंसान बनते हुए देख सकते थे, लेकिन आज उसके चेहरे की स्माइल देख उन्हें अच्छा लगा। वही कोई और था जिसे मोक्ष की स्माइल किसी कांटे की तरह चुन रही थी। उस इंसान का दिल कर रहा था कि वो इंसान मोक्ष से उसके मुस्कुराने की वजह को छीन ले, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता था। मोक्ष जैसे ही नीचे आया उसको अपने ऊपर बहुत सारी नज़रें महसूस हुई, जिसे महसूस कर उसकी स्माइल गायब हो गई। वो एक बार फिर से अपने कोल्ड और में वापस आ गया था। तभी मयंक जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, बॉस एक गुड न्यूज है। ये बोल वो चुप हो जाता है, क्योंकि मोक्ष उसको घूर के देखने लगता। मोक्ष सभी को देख वहां से जाने लगा। तभी दादी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, मोक्ष बेटा जरा मेरी बात सुनो। उनकी बात सुन मोक्ष अपना कदम उनकी तरफ बढ़ा देता है। दादी उसे अपने बगल में बैठने का इशारा करती है, जिसे समझ मोक्ष उनके बगल में बैठ जाता है। मोक्ष अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था, जिस वजह से वो लोग जो कहते वो करता था बिना किसी शिकायत के। ये बात दादा दादी भी जानते थे, जिस वजह से उन्होंने ने भी कभी मोक्ष के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं दिया था। ऊपर से उनका ये पोता हमेशा से अपनी जिम्मेदारी को समझता था, जिस कर्म उन्हें खुशी होती कि उनके पोता इतना अच्छा है। उनका पोता सबसे ज्यादा उनसे प्यार करता है, जिसका उन्हें थोड़ा घमंड भी था। मोक्ष दादी की तरफ देख बोला, कहिए दादी आपको क्या बात करना है। उसकी बात सुन दादी थोड़ा हिचकते हुए बोली, बेटा हम चाहते कि आप उन्हें माफ कर दे और उन दोनों को एक बार फिर से घर बुला ले। आखिर वो कितने साल से आपसे और इस परिवार से दूर है। उनकी बात सुन मोक्ष की आंखें ठंडी हो गई। वो अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, इस घर से दूर रहना उनकी मर्जी है, ना कि मेरी। और रही बात उन्हें माफ करने की, तो उस इंसान ने जो किया है उसके बाद वो इंसान मेरा कुछ नहीं लगता है, जिसकी वजह आज मेरी बहन हमारे साथ नहीं है। और आप बोल रही कि उन्हें माफ कर दूं। ठीक है मैं उन्हें माफ करता हूं, लेकिन क्या वो मेरी बहन को फिर से इस घर में इस दुनिया में ला सकते हैं? क्या वो मुझे मेरी रोशनी दी से मिलवा सकते हैं? अगर हाँ तो मैं उन्हें माफ करने के लिए तैयार हूं। उसकी बात सुन दादी और दादाजी की आंखें नम हो जाती हैं। उन्हें पता था कि मोक्ष अपनी बड़ी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन सिर्फ उनके नालायक बेटे की वजह आज उनकी बड़ी पोती इस घर में नहीं है। और इस बात ने मोक्ष को बहुत ही गहरा घाव दिया है, जिसका जख्म वक्त के साथ और घेरा और नासूर बनता चला गया है। जब से मोक्ष ने अपनी बहन की डेड बॉडी देखी थी, उस दिन से उनका पोता पूरा बदल गया था। ये सब सोचकर दादी की आंखों में आंसू आ गया था। वो अपने पति की तरफ देखने लगी, जिसे देख दादी जी ने उनके सर पे बस हाथ रख दिया था। उनकी बात सुन दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर कब तक ऐसा चलने वाला? एक बाप और बेटे की नफरत किस हद तक जाएगी? उन्होंने ने दादी के सामने रोते हुए कहा, और वो से उठ एक एक कमरे में चली गई। वही घर बाहर आते ही मोक्ष अब मयंक की तरफ देखने लगा। तभी मयंक बोला, बॉस शिप आज रात पोर्ट पे आ जाएगी और डीक्यू की तरफ से मैसेज आया था कि वो अपने काम में लग गई हैं, लेकिन उन्होंने वो लोग चाहिए जो आज रात वो डायमंड वाला शिप लेकर इंडिया आ रहे हैं। उनका भी कुछ हिसाब बाकी है उनके साथ, जिन्हें वो अपने हाथ से पूरा करना चाहती हैं। उसकी बात सुन मोक्ष हैरान था। वो मयंक को देख बोला, क्या कह रहे तुम? क्या डीक्यू भी उनसे हिसाब किताब करना चाहती है? उसकी बात मायना अपना सर हिला बोला, हाँ बॉस, यही नहीं, वो डायमंड वाली शिप ही डीक्यू ने ही इंडिया में मंगवाया था, एक दिल का नाम देकर, जब उनका मकसद उस इंसान को नाटक में भेजना है। उसकी बात सुन मोक्ष बहुत हैरान था, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसके होठों पे मुस्कान आ गई। वो वहां से अपनी कार में बैठे हुए बोला, आज तुम्हारी लेडी बॉस का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था, उसका क्या हुआ है?
उसकी बात सुन मयंक खुश होते हुए बोला, बॉस मैडम ने तो कमाल कर दिया, आपको बिलीव नहीं करेंगे लेकिन मैडम का रिजल्ट सुन के आप बहुत खुश होंगे। उसकी बात में इतना सस्पेंस आते देख मोक्ष चिढ़ गया। वो अपने थोड़ी ठंड आवाज में बोला, मुझे क्या रिएक्शन देना, इसका डिसीजन मुझे लेना है ना कि तुम्हें, तो तुम मुझे रिजल्ट बातो। अपने बॉस का बीस्ट मोड ऑन होते देख मयंक अब टॉपिक और आते हुए बोला, मैडम ने अपनी एंट्री एग्जाम में इस बार टॉप किया है, उन्होंने ने 700 आउट ऑफ 700 मार्क्स स्कोर किया है। बॉस उन्होंने आपके रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपसे भी ज्यादा मार्क्स स्कोर करके। उसकी बात सुन मोक्ष के होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। आखिर उसकी निया ने ये साबित कर दिया था कि कोई है जो उसको बराबर का टक्कर दे सकती थी। उसके साथ ही वो अपनी कार में बैठ जाता है और मयंक ने उसको जो डील के पेपर्स दिए थे उन्हें पढ़ने लगा था। तभी उसके फ़ोन पे किसी का कॉल आया। उसने कॉलर्स देख तो उसके हाथ पे मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से कॉल पिक कर लेता है लेकिन वो अभी कुछ बोलता दूसरी तरफ से कुछ बोला गया। सामने वाले की आवाज़ सुन वो चुप हो गया। कुछ समय बाद फ़ोन कट गया। मोक्ष ने अपने ड्राइव से कहा, आश्रम में कार ले लो। उसकी बात सुन मयंक बोला, 20 अभी आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, पोस्टपेड कर दो, मेरे पास अभी कुछ इम्पोर्टेंट काम है। मोक्ष ने मयंक को बात के बीच में कटे हुए बोल। दूसरी तरफ स्नेहा इस वक्त बहुत खुश थी। उसने अभी अपना रिजल्ट देखा था जिसमें उसको 675 मार्क्स को हुए थे, जो कि उसकी अचीवमेंट को दिखा रहा था। रिद्धि ने स्नेहा अपना और सिद्धि का मार्क्स अपने कॉलेज ग्रुप पे भेज देती है। कुछ ही सेकंड पे उस ग्रुप में बहुत ज्यादा हंगामा मच जाता है। सब लोग रिद्धि, सिद्धि और स्नेहा को कांग्रेट्स करते हैं और तभी एक लड़की ने ग्रुप पे मैसेज किया, स्नेहा तुमने बहुत अच्छा मार्क्स को किया है, आई थिंक तुम्हारा मार्क्स सबसे हाईएस्ट है, मुझे तो लगता है हमारे स्टेट में तुमने ही टॉप किया होगा। आखिर तुम्हें जितना मार्क्स किसी को नहीं आया है और इस बार रॉयल यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। उसके मैसेज को पढ़ स्नेहा अपने मन में बोली, वो है होना ही था, आखिर में कोई ऐसी वैसी इंसान नहीं हूँ मैं, स्नेहा हूँ, स्नेहा सिंघानिया। इस वक्त उसको खुद और घमंड होता था लेकिन उसने अपने चेहरे से ये बात जाहिर नहीं होने दिया। वही रिद्धि, सिद्धि थोड़ी जलन भरी नज़र से स्नेहा को ही देख रहे थे क्योंकि रॉयल यूनिवर्सिटी ना सिर्फ इंडिया की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में टॉप पे आता था। उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया बहुत ही हाई था। रिद्धि सिद्धि इस यूनिवर्सिटी में अपने इस ग्रेड के साथ कभी भी एडमिशन नहीं ले सकती थी, इसलिए उन्हें इस वक्त स्नेहा से जलन हो रही थी। तभी रिद्धि सिद्धि ने एक नज़र एक दूसरे को देख और उनके चेहरे के एक डेविल स्माइल आ गई। हालांकि उनके अंदर गुस्सा था लेकिन वो अभी सिर्फ स्नेहा को चापलूसी ही कर सकते थे। आखिर रक्षित सिंघानिया एक ऐसा इंसान था जिसका रॉयल यूनिवर्सिटी में इन्फ्लुएंस रखता था। रक्षित ने पहले ही स्नेहा को कभी भी अपनी बहन नहीं माना था लेकिन उसके बावजूद वो स्नेहा की विश पूरी करता था ताकि स्नेहा कभी भी खुद को अकेले फील ना करे, ना उसको ऐसा लगे कि वो अडॉप्टेड। उन्हें लगता था कि रक्षित स्नेहा हो अपनी बहन मानता है, फिर चाहे वो दिखाए या नहीं, इसलिए उसने कभी भी नित्य पे ज्यादा ध्यान नहीं दी होगा। कुछ भी स्नेहा उन लोगों के साथ बचपन से थी, उनके परिवार का नाम रोशन करती थी, जिस वजह से हर में अब लोग उसको ज्यादा फेवर करेंगे। यही नित्य जिसकी मैनर अच्छे नहीं थे क्योंकि वो बचपन से ही लालची लोगों के बीच में पाली बड़ी है, वो भी लालची होगी और बहुत जल्द वो फिर से अपनी औकात में आ जाएगी। इसलिए उन्हें नित्य से ज्यादा स्नेहा पे ध्यान देना होगा। जैसा कि उनकी मां ने कहा है, उन्हें स्नेहा के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखना बज और नित्य को सिंघानिया परिवार से बाहर करना बज, जिसके लिए वो लोग यहाँ आए थे ताकि वो किसी के ना होने पे नित्य जो मेंटली टॉर्चर कर सके। अरबी सिंघानिया लेस छोड़ने पे मजबूर। वो दोनों अपनी सोच से बाहर आते हुए संघ के पास आते हुए बोली, स्नेहा तुम कितनी लक्की हो, अब तुम्हारा एडमिशन रॉयल यूनिवर्सिटी में होने वाला है, मैं तो बहुत खुश हूँ। वो नित्य तो शायद कभी भी इस तरह का अच्छा मार्क्स अचीव नहीं कर सकती है, मैं शर्त लगा सकती हूँ अगर वो अभी यहाँ होती तो कहीं कोने में मुंह छुपा के रो रही होती। उसकी बात सुन सिद्धि अपना सर हिला देती है। वही स्नेहा भी खुश थी लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे कि मुंह छुपा के नित्य नहीं बल्कि वो लोग रोने वाले हैं। वही स्नेहा जो अभी इतना घमंड कर रही, नित्य का रिजल्ट पता चलने के बाद वो किसी सदमे में चली जाएगी। दूसरी तरफ नित्य इस वक्त हॉस्पिटल में थी। उसे सुबह ही हॉस्पिटल से कॉल आया था कि सत्यम को होश आ चुका था, इसलिए नित्य सुबह ही यह आ चुकी थी। वही नित्य को अपने पास देख सत्यम को अच्छा लगा। वो उसकी तरफ देख बोला, बच्चा तुम्हें हॉस्पिटल आने की क्या जरूरत थी? इन ठीक हूँ। उसकी बात सुन नित्य उसको घूर के देखते हुए बोली, भाई आपको अपना सारा भी ख्याल रखने नहीं आता ना? मैंने आपसे कहा था न कि कहीं भी जन अपने साथ गार्ड्स को लेकर जाने के लिए, फिर आप बिन गार्ड्स के कैसे चले गए? उसकी बात सुन सत्यम को कुछ याद। वो नित्य की तरफ देख बोला, सॉरी बच्चा, मैं क्या करता, उस वक्त में जल्दी में था। उसकी बात सुन नित्य उसको घूर के देखत हुए बोली,
ऐसा भी किनसा संकट आ गया था कि आओ अपने साथ गार्ड्स को लेकर नहीं जा पाए। उसकी बात सुन सत्यम किसी सोच में चला गया। फ्लैशबैक, इस वक्त सत्यम अपने मीटिंग रूम में एक मीटिंग खत्म कर घर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि उसको शिवानी का कॉल आ रहा था। ये देख उसने पहले तो कॉल कर दिया क्योंकि वो उस दो मुंह वाली लड़की को अपनी बहन नहीं मानता था। तभी एक बार फिर से उसका फोन बजा। उसने इरिटेट होकर कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से प्रिया रोते हुए बोली, भाई डैड का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, आप प्लीज जल्दी से जी रोड पे आ जाए, डैड का खून बहुत ज्यादा बह रहा है। उसकी बात सुन सत्यम के कदम एक पल के लिए रुक गए, लेकिन फिर वो जल्दी से ऑफिस से और जल्दी निकल गया था। आखिर महेश बेदी जो भी वो है तो उसके पापा ही थे और एक बेटे होने के नाते ही सही उसे उनका ख्याल रखना था, इसलिए वो बिना समय गवाए वहां से जल्दी निकला था, जिस वजह से उसके बॉडीगार्ड्स को पता ही नहीं चला कि कब सत्यम ऑफिस से निकल गया था। उसके बाद वो जो उसके साथ हुआ वो एक अनएक्सपेक्टेड था। फ्लैशबैक एंड उसकी बात सुन नित्य बोली, भाई शिवानी ने आपको मार करके आपके बिजनेस को अपने नाम करवाने का प्लान बनाया था, इसलिए उसने आपको वहां बुलाया था। उसकी बात सुन सत्यम हैरान था, शिवानी आखिर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, आखिर जो भी वो उसका भाई था, लेकिन उसने क्या किया ये सब सोच सोच कर सत्यम को गुस्सा आने लगा था। उसने नित्य से सवाल किया, क्या माँ पापा को इस बारे में पता? उसकी बात सुन नित्य पाना सर में हिलते हुए बोली, नहीं, वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं ताकि आप बोर्ड मेंबर से बात करके बेदी कॉर्पोरेशन को महेश बेदी को दे दे, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स ने उनके सामने शर्त रखी है कि जब तक आप उस कॉर्पोरेशन को कोशिश जिम्मेदार इंसान के हाथ में नहीं दे देते तब तक वो लोग कॉर्पोरेशन की किसी भी प्रॉब्लम में उस कॉर्पोरेशन का साथ नहीं दोगे। उसकी बात सुन सत्यम बहुत हैरान था, क्या उसके मॉम डैड अपनी बेटी के लिए इतना आगे बढ़ के उन लोगों अपने बेटे की परवाह नहीं है? उसको समझ नहीं आया कि वो अपने परिवार के लिए क्या बोले। क्या वो लोग सच में इतने लालची थे कि उन्हें उसकी जान की भी परवाह नहीं थी? ये सोच उसके चेहरे पे उदासी आ गई, जिसे देख नित्य की हाथ की मुट्ठी कस गई। नित्य सत्यम को देख बोली, भाई आप उदास मत हो, ये उन लोग के लिए तो बिल्कुल नहीं जिन्हें आपकी परवाह नहीं है। अब आप क्या करने वाले हो शिवानी के साथ? क्या सब कुछ जान के आप उसको ऐसे ही जाने दोगे या फिर उसको सबक सिखाने वाले हैं? उसकी बात सुन सत्यम बोला, मैं उन लोगों के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ उनसे दूरी बनाने के अलावा, क्योंकि वो मेरी फैमिली है और एक बेटे भाई होने के नाते तो शायद मैं कहीं भी उनके साथ गलत नहीं करूँगा। तो क्या आप अब उनकी मदद करने वाले हैं? नित्य ने सवाल किया, जिसे सुन सत्यम बोला, बिल्कुल नहीं, मैं उनके साथ गलत नहीं करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी एनर्जी उन मतलबी लोगों पे वेस्ट करूं। उनके साथ जो हो रहा है या आगे जो होगा उसका जिम्मेदार उनका कर्मा होगा। उसकी बात सुन नित्य अपने मन में एक डेविल मुस्कान के साथ बोली, बिल्कुल भाई, उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी, आपको हट करने की सजा मिलेगी, और ट्रस्ट मी वो लोगों वन कर्म के बारे में सोच सोच कर ही तड़पेगे। बेदी परिवार आप बस देखते जाए भाई की बहन कैसे उनका खेल खत्म करती है। नित्य इस वक्त अपनी सोच में घूम थी कि तभी उसको सत्यम की आवाज आई, जो कि कब से उसको आवाज लगा रहा था, निया नित्य बच्चा कहाँ खो गई? उसकी बात सुन नित्य होश में आती है, वो सत्यम की तरफ देख बोली, भाई आपको आज होश आ रहा है? वही आपकी प्रिंसेस ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, मुझे मामू से मिलना है, मैंने मेरे लिए कौन सा सरप्राइज रेडी किया है, ऐसे ही पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन कर चुकी है। उसकी बात सुन सत्यम मुस्कुरा देता है, उसकी बहन और उसकी भांजी के बीच हमेशा ही माँ बेटी के बॉन्ड से ज्यादा चूहे बिल्ली वाला बॉन्ड बना है, जिसमें उसे हमेशा ही बीच वाला इंसान बनकर उन्हें अलग करना होता था। अपने भाई को मुस्कुराता देख नित्य भी मुस्कुरा देती है। सत्यम उसको देख बोला, ठीक है, मुझे पता है तुमने जरूर मेरी तरफ से उसके लिए कुछ रेडी किया होगा, वैसे उनका क्या हाल है, क्या उन्हें होश आया? उसकी बात सुन नित्य अपना सर हिला के ना में इशारा कर देती है। उसके बाद वो कुछ टाइम वहां बैठ उसे बात करने बाद वो वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस के बाहर इस वक्त बहुत सारी मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। वही कुछ लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, वही आगे कुछ प्रोफेसर भी उसी भीड़ में खड़े थे। स्नेहा, सिद्धि और रिद्धि सभी लोग अंदर खुशी से मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अपनी क्लासमेट्स की बात सुन उन्हें लगा कि इस बार की एग्जाम में स्नेहा ने टॉप किया था, जिस वजह से उन लोगों ने मीडिया को कॉल करके बुला लिया था। आखिर स्नेहा का मार्क्स सबसे हाईएस्ट रहा था, इसका मतलब साफ था कि उसने टॉप किया। अगर ये बात किसी तरह मोक्ष के पास जाती है तो क्या पता उसका इंटरेस्ट नित्य में खत्म हो जाए और उसको अफसोस हो स्नेहा को ना अपनाने का। अपने घर के बाहर इतने मीडिया वालों को देख राधिका जी और ऋषभ जी थोड़े हैरान भी थे और कंफ्यूज भी। वो अभी हॉस्पिटल से आए थे, लेकिन उन्होंने ने सोचा नहीं था कि उन्हें यहाँ ये देखने को मिलेगा। वो घर के पीछे वाले रास्ते से अंदर गए, क्योंकि आगे वाले को मीडिया ने घेर रखा था।
वो लोग जैसे ही अंदर आए उन्होंने ने स्नेहा से सवाल किया कि बाहर क्या हो रहा है। उनके सवाल का जवाब देते हुए रिद्धि और सिद्धि बोले, आंटी अंकल स्नेहा ने एंट्रेंस एग्जाम पूरे 700 में 675 मार्क्स स्कोर किया है, जो कि इस साल का टॉप रैंक में आता है, इसलिए बाहर मीडिया वाले स्नेहा का इंटरव्यू लेने के लिए खड़े हैं। उसकी बात सुन राधिका जी और ऋषभ जी खुश हो गए। उन्होंने स्नेह से सवाल किया, और नित्य ने कितना स्कोर किया है। उनके सवाल को सुन स्नेहा ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, डैड मुझे लगता है नित्य के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, इसलिए वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए बाहर गई। इनफैक्ट जब रिद्धि और सिद्धि ने उससे उसके रिजल्ट पूछा तो वो इन दिनों को बहुत सुनाई भी थी। उनकी बात सुन ऋषभ जी और राधिका जी पहले एक दूसरे को देखते हैं। उन्होंने ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और स्नेहा को देख उसको बड़ाई देती हैं। तभी एक गार्ड वहां आते हुए बोला, बड़े सर बड़ी मैडम, बाहर रॉयल यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स आए हैं छोटी मैडम से मिलने के लिए। उसकी बात सुन राधिका जी और ऋषभ जी पहले तो हैरान हो जाते हैं, आखिर होता भी क्योंकि नहीं। ये दूसरी बार था जब रॉयल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने दूसरी बार किसी टॉपर स्टूडेंट्स के घर के विजिट किया हो। पहली बार इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने मोक्ष के घर पे दस्तक दी थी आज, जबकि घर पे वही स्नेह भी पहले हैरान थी कि रॉयल यूनिवर्सिटी सिर्फ उसके लिए उसके घर आया है। लेकिन वो जल्दी ही अपनी हैरानी से बाहर आती हैं और खुश होकर राधिका जी और ऋषभ जी की तरफ देखते हैं। रॉयल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का उसके लिए यहाँ आना एक और जीत होगी नित्य को हराने का। आखिर कोई बड़ी फैमिली अपने घर में उन्हीं बच्चों को ज्यादा प्यार करती है जो उन्हें इस रिच सोसाइटी में हमेशा फेम और हॉट टॉपिक में उनका नाम करते हो। इसलिए स्नेहा को लग रहा था कि उसने नित्य बिना कुछ ही हरा दिया है। स्नेह जल्दी से अपने कमरे में और रेडी होने लगी। अभी उसके मीडिया के सामने भी जाना था। वो कैमरे के सामने खुद को फ्लोट करना चाहती थी ताकि आगे जाके मोक्ष को नित्य जो चुनने के लिए रिग्रेट हक और उसके करियर में भी हेल्प हो। वही गार्ड कुछ ही देर में प्रोफेसर को अपने साथ पैलेस के हॉल इन लेकर आ गया था। 2 मेल प्रोफेसर और एक फीमेल प्रोफेसर बेहद ही सहीलानिता के साथ अंदर आए। उन्हें देख राधिका जी और ऋषभ जी अपनी जगह से खड़े होते हुए उन्हें ग्रेट कर सामने वाले सोफे पे बैठने मिल बोलते हैं। प्रोफेसर राधिका जी और ऋषभ जी की तरफ देख बोले, नमस्ते, आपके घर आकर बहुत खुशी हुई। हम अपने कॉलेज के एंट्रेंस रिजल्ट में एक इनक्रेडिबल टैलेंट मिला है जिनसे अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस से हमें हैरान किया है और इस बार के एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। हम चाहते हैं कि वो स्टूडेंट हमारे कॉलेज को ज्वाइन करें। हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से उस स्टूडेंट को हमारे ऑनर्स स्कॉलरशिप का हिस्सा बना चाहते हैं। उनकी बात सुन राधिका जी बोली, ऑफ कोर्स हमारी स्नेहा ने हमेशा ही अपने एग्जाम में टॉप किया है और परिवार का नाम रोशन किया है। स्नेहा बेटा आओ और प्रोफेसर को ग्रीट करो, वो तुमसे मिलने आए हैं। अपनी तारीफ सुन स्नेहा ब्लश करने का नाटक करते हुए आगे आई और प्रोफेसर के सामने वाले सोफे पे बैठ गई। वो थोड़ा से सर उठा एक प्यारी स्माइल के साथ बोली, थैंक यू प्रोफेसर मुझे इस काबिल समझने के लिए। उसका नाम राधिका जी के मुंह से सुन और उसको थैंक यू बोलते सुन प्रोफेसर्स कंफ्यूज ही गए। वो तीनों प्रोफेसर एक दूसरे की तरफ देख कुछ डिस्कस करने लगे। वही सभी लोग उन तीनों को ही देख रहे थे। तभी दूसरा प्रोफेसर कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए बोला, माफी कीजिए, क्या आपका नाम स्नेहा है? उसकी बात सुन स्नेहा अपना सर हिला स्माइल के साथ बोली, हाँ मेरा नाम स्नेहा है। उसके जवाब को सुन प्रोफेसर बोले, लगता है हमसे कुछ गलती हुई है क्योंकि यहाँ तो जो नाम लिखा है वो नित्य सिंघानिया है। वो कौन है? जैसे ही प्रोफेसर ने नित्य का नाम लिए वहां एक पल के लिए शांति फैल जाती है। सभी लोग हैरान थे। तभी ऋषभ जी बोले, क्या नित्य ने इस बार के एग्जाम में टॉप किया है? उनकी बात सुन प्रोफेसर अपना सर हिला देते हैं। तभी सिद्धि बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कैसे जम कर सकती है? जरूर आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी। उसकी बात सुन वो फीमेल प्रोफेसर बोली, बिल्कुल नहीं, यहाँ गलतफहमी का सवाल ही नहीं आता क्योंकि ये रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी से आया है। उसके क्वेश्चन के आंसर बहुत ही फ्लॉलेस, एनालिटिकल, प्रिसाइज और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेड थे। हमने आज तक ऐसा पेपर कभी नहीं चेक किया था, इसलिए हुआती टीम पर्सनली उनसे मिलने आए हैं। जैसे जैसे सभी लोग उनकी बात सुन रहे थे उनके चेहरे पे हैरानी और शोक वाले एक्सप्रेशन आ रहे थे। ऋषभ जी थोड़ा प्राउड फील करते हुए बोले, आखिर हमारी बेटी बिल्कुल हमारी तरह है। उनकी बात सुन राधिका जी भी खुश हो गई, लेकिन वो अपने पति से थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो बिल्कुल हमारी तरह हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा मेरे जैसी हैं। इस वक्त राधिका जी और ईसाकी के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी तो उन्हीं के सामने बैठी स्नेह का चेहरा जलन और गुस्से से लाल हो चुका था क्योंकि नित्य ने बिना कुछ कहे ही उसके चेहरे ले जोरदार थप्पड़ मारा था। कहाँ वो पहले अपनी जीत से खुश हो रही थी और कहाँ अब उसका चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल था।
यही हल सिद्धि और रिद्धि का भी था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नित्य उनसे बेहतर कैसे हो सकती है, आखिर उसने एग्जाम में फुल मार्क्स कैसे स्कोर कर लिया। तभी प्रोफेसर बोले, क्या आप मिस नित्य को नीचे बुला सकती हैं? उनकी बात सुन स्नेहा बोली, वो आज सुबह ही कहीं बाहर गई हैं, इसलिए वो इस वक्त घर में नहीं है। क्या आप उनसे बात करना चाहते हैं? क्या मैं उन्हें कॉल करूं? उसकी बात सुन प्रोफेसर एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपना सर नमे हिल के जवाब देते हैं, इसकी जरूरत नहीं, आप हमें उनका नंबर दे दो जिए, उन्हें जब टाइम मिलेगा हम उनसे मिलेंगे। हम नहीं चाहते हमारी वजह से उन्हें डिस्टर्ब हो, और क्या पता वो हमारे कॉलेज में एडम्स लेने से मन कर दे गुस्से में आके। टू बी कंटिन्यूड।